Today we are going to discuss about the pericarditis. Pericardium is pericardium is a layer of हार्ट वॉल. जो हार्ट की वॉल होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम. राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. तो इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम इज नोन एज पेरिकार्डाइटिस. जैसा कि आप सबको पता है हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम. जो पेरिकार्डियम होती है उसकी 2 लेयर्स होती है, एक विस्ट्रल और एक पेराइटल, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जब क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था. तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है उसकी 2 लेयर्स होती है. एक तो जो एंडोकार्डियम से स्ट्रिक्टली चिपकी हुई होती है, मायोकार्डियम से चिपकी हुई होती है, और एक आउटर, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है. अब अपन बात करें कि इस लेयर का हो रहा है इन्फ्लामेशन. अब इन्फ्लामेशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो सेल्यूलर चेंजेज आएंगे, वेस्कुलर चेंजेज आएंगे. वेस्कुलर चेंजेज आएंगे तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेरिकार्डियल स्पेस था, पेरिकार्डियल स्पेस होता है, इसके अंदर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे. मतलब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब फ्लूइड यहाँ पे भरना चालू हो जाएगा. साथ में जो सेल्यूलर डैमेज होगा, सेल्यूलर नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस जैसी कंडीशंस आपको, जिससे जो पेरिकार्डियम की स्ट्रेचेबिलिटी या जो इलास्टिसिटी है वो डिस्टर्ब होगी. और जब हार्ट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसके अंदर भी हार्ट में प्रॉब्लम जनरेट होगी, जिसकी वजह से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, हार्ट की जो पंपिंग फंक्शन है उसमें अल्ट्रेशन आएगा. तो यहाँ पे और साथ में जब प्लूरल इफ्यूजन पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा. तो ये जब बढ़ेगा अमाउंट तो इसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा मायोकार्डियम पे. मायोकार्डियम पे प्रेशर पड़ेगा तो ये अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट होगी. इफ्यूजन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और साथ में कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिस्टर्ब हो रही है. तो कॉन्ट्रैक्टाइल, इफ्यूजिव और प्रेशर तीनों चीज़ें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो कार्डियक वॉल है उसका जो फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना, वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से अल्टरनेटिवली हार्ट के फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन आएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब हो सकता है, और मे बी इट लीड्स टू हार्ट फेलियर. तो सिंपली इन वर्ड्स में मैं बोलना चाहूँ तो पेरिकार्डाइटिस इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल. नेक्स्ट देखते अपन, पेरिकार्डाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम. जैसा भी मैंने बताया, पेरिकार्डाइटिस यूजुअली अक्यूट, मतलब ये हमेशा अक्यूटली होता है. क्रोनिकली बहुत रेयर कंडीशन आपको देखने को मिलेगा कि पेरिकार्डाइटिस एक क्रोनिक कंडीशन है, पर हो सकता है क्रोनिकली. इट डेवलप सडनली एंड मे लास्ट अप टू सेवरल मंथ्स. नेक्स्ट पॉइंट, पेरिकार्डाइटिस द मेम्ब्रेन अराउंड योर हार्ट. मेम्ब्रेन क्योंकि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पेरिकार्डियम है, तो जो अराउंड चारों तरफ हार्ट को कवर करे हुए वो रेड हो जाएगी, जैसा कि इन्फ्लामेशन के फीचर्स होते हैं. स्वोलन हो जाएगी लाइक द स्किन अराउंड ए कट दैट बिकम्स इन्फ्लेम्ड. समटाइम्स देयर इज एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियल लेयर्स. जो पेरिकार्डियल की विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर्स होती है उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, या एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ पे हो जाता है, जिसको क्या बोला अपन ने, पेरिकार्डियल इफ्यूजन. और जैसे जैसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, जैसे ये एक लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है, इसके अंदर ये मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और ये पेरिकार्डियम है. तो जो पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो इसकी वजह से बाहर की साइड हार्ट का अनलार्जमेंट होगा, और ये बहुत ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से इस पर प्रेशर पड़ेगा और इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा. तो जैसा कि अपन ने कौन सी डिजीज़ में देखा था, कार्डियक टैम्पोनेट. तो प्लूरल इफ्यूजन होगा और अल्टीमेटली इट में बी कन्वर्ट इनटू कार्डियक
टेम्पोनेट। प्लूरल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट में डिफरेंस जो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि प्लूरल इफ्यूजन केवल फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, लेकिन किसी तरह का प्रेशर या हार्ट का जो वेंट्रिकुलर ल्यूमन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। लेकिन फ्लूइड का अमाउंट इतना हो गया है कि उसने जो मायोकार्डियम है उसको प्रेशराइज करना, अंदर की साइड दबाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल का जो जितना एरिया था जो फिल हो रहा था, जिसमें ब्लड फिल हो रहा था, वो छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। इसके बाद नेक्स्ट देखें, पेरिकार्डियम इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ इनर सीरस मेम्ब्रेन, जिसको विसरल जो इनर मोस्ट यानी मायोकार्डियम से जो अटैच होती है, इनर विसरल पेरिकार्डियम जो क्लोजली adheres to the epicardial surface of the heart and the outer fibrous layer, अंदर वाली सीरस लेयर और आउटर फाइब्रस लेयर, जिसको कि पेराइटल पेरिकार्डियम बोला। इन दोनों के बीच के स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ था लगभग 10 से 30 ml। तो ऐसा 60 ml तक है तो इसको प्लूरल इफ्यूजन बोला जाएगा। और मोर देन 60 ml हो गया है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा जो, या प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा मायोकार्डियम अंदर की तरफ दबना चालू हो जाएगी, और जो वेंट्रिकल्स का ल्यूमन है वो छोटा होने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, कोई सा भी हार्ट फेल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइड विच इज़ अफेक्टेड। नेक्स्ट बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिकार्डाइटिस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल मतलब इसको इसके क्लिनिकल अपीयरेंस के बेसिस पे 3 में डिवाइड किया गया है, अक्यूट, सब अक्यूट एंड क्रोनिक। मोस्टली अक्यूट ही होता है, लेकिन कुछ केसेस देखेंगे जिनमें सब अक्यूट और क्रोनिक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो कि लेस देन 6 वीक्स तक, अगर लेस देन 6 वीक तक है या 1.5 मंथ तक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। ये फाइब्रिनियस और इफ्यूजिव। फाइब्रिनियस मतलब जो फाइब्रस लेयर थी, आउटर फाइब्रस लेयर, उसका स्कारिंग या उसका डिजनरेशन, और साथ में इफ्यूजन, दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं अक्यूट पेरिकार्डाइटिस में। सेकेंड कंडीशन है सब अक्यूट पेरिकार्डाइटिस, 6 वीक से लेके और 6 मंथ तक अगर ये है तो इसको बोलेंगे सब अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसमें इफ्यूजन और कॉन्स्ट्रक्शन मतलब जो मैंने बताया टेम्पोनेट वाली सिचुएशन, जिसके अंदर उस पेरिकार्डियल स्पेस में इतना फ्लूइड भर जाता है कि वो मायोकार्डियम को अंदर की तरफ प्रेशराइज करने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या इफ्यूजिव मतलब उसके अंदर फ्लूइड भर रहा है। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियम लॉस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड बिकम स्कार्ड। जो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डियम है उस कॉन्स्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, साथ में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लॉस होगी, इलास्टिसिटी भी होगी, और स्कारिंग होना चालू हो जाएगा। स्कार टिश्यूज डेड टिश्यूज होते हैं, जहाँ पे स्कारिंग होना चालू हो गई वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ऑटोमेटिकली नष्ट या ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। अगर ये 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, वीक्स को इसको मंथ कर लेना, मोर देन 6 मंथ है तो वो बोलेंगे क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। कॉन्स्ट्रक्टिव भी है, इफ्यूजिव और एडेसिव। एडेसिव मतलब जो दोनों लेयर से पेरिकार्डियम की वो आपस में चिपक जाएंगी और उनके बीच में स्पेस ही नहीं रहेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन, रबिंग साउंड्स आपको सुनाई देंगे। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो पेन भी हो सकता है, क्योंकि ये पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ था वो फ्रिक्शन से बचाता है, आउटर जो कोई इंजरीज हैं, ट्रोमाज हैं, उनसे भी शेव करता है। तो क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है तो उससे भी बचाता है। तो जो अगर वो नहीं होगा वहाँ पे स्पेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिस्टर्ब होगी, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ पेशेंट को पेन भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, या इसको इटियोलॉजी भी अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या इटियोलॉजी एंड कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस, जैसे अपन ने पढ़ा इन्फेक्शियस मायोकार्डाइटिस, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस,
ऐसे ही इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस, किसी इन्फेक्शन की वजह से वही सारे इन्फेक्शंस रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि जो एंडोकार्डियम में हो सकता है वो मायोकार्डियम तक इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, और जो मायोकार्डियम तक है तो पेरिकार्डियम तक भी इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, या फिर जो लंग्स के इन्फेक्शन है वो पेरिकार्डियम तक पहुंच सकते हैं, जो डायफ्राम या एब्डोमिनल कैविटी में, या जो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आसपास की, उनमें होने वाले इन्फेक्शन स्प्रेड होकर यहाँ तक जा सकते हैं, या सिस्टमिक सर्कुलेशन में होने वाले इन्फेक्शंस भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो वायरल में वही कॉक्सेकाई, ANP, मम्स, एडिनोवायरस, हेपेटाइटिस, HIV, ये सब, ये एडिनोवायरस इसको हटा देना, मम्स, एडिनोवायरस, हेपेटाइटिस और HIV, कॉक्सेकाई, ANP, ये सारे वायरसेस रेस्पॉन्सिबल। पायोजेनिक या बैक्टीरियल की बात करें तो न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नाइजीरिया एंड लेजियोनेला एंड ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड होकर पेरिकार्डियम तक ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में भी एटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर पेरिकार्डाइटिस। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंडिडा, ब्लास्टोमायोकोसिस, ये सब जो फंगस होती हैं ये भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। इसके अलावा अदर इन्फेक्शन सिफिलाइटिक है, जिसको सिफिलिस बोला जाता है, सिफिलिस, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स होते हैं, ये भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें नॉन इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस, मतलब इन्फेक्शन के अलावा कोई दूसरे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है कि उनकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। फर्स्ट इसके अंदर अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो इन्फ्लामेशन में भी अकर हो सकता है पेरिकार्डियम का, क्योंकि पेरिकार्डियम जब जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है, जैसे नॉर्मली ये हार्ट है तो बाहर की साइड से कोरोनरी आर्टरीज आती हैं और ये सबसे पहले पेरिकार्डियम को, फिर मायोकार्डियम को और फिर एंडोकार्डियम, तो बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं। तो अगर ये कंडीशन होगी तो सबसे पहले पेरिकार्डियल कैविटी को डिस्टर्ब या पेरिकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी, तो उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूरेमिया मतलब जब किडनी फेल हो जाती है और जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो यूरिक क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब जब ब्लड में बढ़ने लग जाते हैं तो इनकी वजह से भी यहाँ पे आपको पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या कार्डियक टेम्पोनेट में भी अपन ने देखा था कि यूरेमिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अगर इस पेरिकार्डियल स्पेस में आ जाते हैं तो उनकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस, कार्डियक टेम्पोनेट, प्लूरल इफ्यूजन जैसे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें नियोप्लाज्म, प्राइमरी ट्यूमर्स, इसको ट्यूमर और मेटास्टेटिक ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर मतलब जो डायरेक्टली पेरिकार्डियल कैविटी में या पेरिकार्डियल स्पेस में या पेरिकार्डियल लेयर्स के अंदर हो रहे हैं, तो प्राइमरी, और मेटास्टेटिक मतलब किसी दूसरी जगह से आके ट्यूमर्स वहाँ पे मेटास्टेसिस हो रहे हैं, तो उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मिक्सेडिमा मतलब सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसका, उसी का कंडीशन है मिक्सेडिमा। तो जो मिक्सेडिमा के पेशेंट्स हैं उनमें भी बहुत केसेज में से देखा गया है कि वो भी पेरिकार्डाइटिस से अफेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे हो सकते हैं या डायरेक्ट पेरिकार्डाइटिस जैसी कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा भी अफेक्ट कर सकता है। एओर्टिक डिसेक्शन मतलब जो एरोटा है उनमें किसी तरह का कोई डिसेक्शन आ जाए, उसकी वजह से ब्लड डायरेक्ट प्लूरल कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी में चला जाए, तो अगर ब्लड जब वहाँ पे सीधा चला जाएगा तो वो मे बी वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है। इसके अलावा फैमिलियल पेरिकार्डाइटिस अगर फैमिली में चला आ रहा है तो मे बी वो अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बात करें विपल्स डिजीज़ होती है जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है जो कि मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करती है, जीआई ट्रैक्ट को, जीआई ट्रैक्ट में को अफेक्ट करती है, जिसमें मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जो
न्यूट्रिशन या अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस था वो डिस्टर्ब होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो रहा है, या ये क्या करता है, जो डाइजेशन को बढ़ा देता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का डाइजेशन ज़्यादा करने लग जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली जितना डाइजेशन होना होता है उससे ज़्यादा डाइजेशन होता है और वो इतना टाइम नहीं मिलता है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके उतनी स्पीड से, तो ये डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जीआईटी के साथ साथ हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, उन सब पार्ट्स में भी डाइजेशन को बढ़ा देते हैं। मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे प्रोटीन, फैट जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था नॉर्मली उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स पेरिकार्डाइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है। सार्कोइडोसिस मतलब जैसा कि पिछली डिजीज़ मायोकार्डाइटिस में भी अपन ने देखा था कि सार्कोइडोसिस उसका भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर था। सार्कोइडोसिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल एंड मिडिल साइज्ड आर्टरीज। इसके बाद बात ये है नॉन इन्फेक्शियस पेरिकार्डाइटिस। अपन ने एटियोलॉजी देख ली है। एटियोलॉजी को दो तरह से बांटा गया है, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड अदर इन्फेक्शंस, और नॉन इन्फेक्शियस के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यूरेमिया, नियोप्लाज्म, मिक्सिडिमा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रोमा, एरोटिक डिसेक्शन, फेमिलियल और विपल्स डिजीज एंड सार्कोइडोसिस आर द फैक्टर्स दैट कैन कॉज पेरिकार्डाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला फीचर है पेरिकार्डाइटिस प्रिजम्बली रिलेटेड टू हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी। तो कुछ ड्रग्स की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से या ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है कि पेरिकार्डाइटिस कोज हो सकता है, जैसे रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एंडोकार्डाइटिस भी कोज कर सकता है और साथ में पेरिकार्डाइटिस भी कोज कर सकता है। तो रूमेटिक फीवर जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसके अलावा कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, ये कोलेजन फाइबर्स से रिलेटेड डिजीज है जिनमें कोलेजन फाइबर्स डेस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशन ही ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं और उनको डेस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद बात करें ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी। कई बार कहता है कुछ ड्रग्स की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे पेरिकार्डाइटिस है। इसमें कि प्रोकेनामाइड जो कि एक एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। एंटी एरिथमिक मतलब जो एरिथमियाज होते हैं हार्ट की जो रिदम है उसके डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, जैसे एट्रियल डिफिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, रिदम में चेंजेज हो जाते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। तो उनकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। हाइड्रालाजीन जो कि हार्ट फेलियर में यूज़ की जाती है। फेनिटोइन एंटी सीजर ड्रग, आइसोनियाजिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और एंटीकोएगुलेंट्स, ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी कई बार पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। एंड लास्ट वन इज पोस्ट कार्डियक इंजरीज, जैसे पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल ड्रेसलर सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जो सेकेंडरी होती है। मतलब मायोकार्डियम इन्फार्क्शन के बाद सेकेंडरीली अगर पेरिकार्डाइटिस कोज हो रहा है, प्राइमरीली नहीं, सेकेंडरी कोज होगा, इसको डायरेक्टली अपन सेकेंडरी पेरिकार्डाइटिस भी बोल सकते हैं, ड्रेसलर्स सिंड्रोम को, जिसमें कि किसी और कंडीशन की या मायोकार्डियम इन्फार्क्शन के बाद आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पेरिकार्डाइटिस भी हो रहा है। पोस्ट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हुआ था पहले उसके बाद दोबारा से हो सकता है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक किसी ट्रॉमा के बाद आपको वहाँ पे पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल रहा है। तो ये सब फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिकार्डाइटिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, जिसमें इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आपको कोई भी फीचर्स जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस कोजेज, नॉन इन्फेक्शियस कोजेज, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी या फिर इंजरी, कोई भी रीजन हो सकता है। इन्फ्लामेशन होगा पेरिकार्डियम का, इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी चेंजेज आएंगे, जैसे मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ क्या क्या इन्फ्लामेटरी चेंजेज होते हैं। आपने पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा इन्फ्लामेशन में कि क्या क्या इन्फ्लामेटरी चेंजेज होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है तो उस स्पेस के अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है इसके अंदर आपको इसका विड्थ बढ़ती जा रही है, इसके अंदर फ्लूइड भरना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का कंप्रेशन होगा।
अगर ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो हार्ट का है जो मायोकार्डियल एंडोकार्डियल कैविटी जो अंदर की तरफ कंप्रेस होने लग जाती है, जिससे हार्ट का ल्यूमन छोटा हो जाए। जैसे नॉर्मली ये है, यहाँ पे फ्लूइड भर गया बहुत ज़्यादा पेरिकार्डियम में, तो ये इसका ल्यूमन पहले जितना था उससे प्रेशराइज होकर दब के थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के अंदर प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, जगह कम बचेगी, इधर प्रेशर बढ़ेगा, पीछे प्रेशर बढ़ेगा, पीछे का प्रेशर, इधर प्रेशर बढ़ाएगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये लेग्स या लेग इडीमा पर एसाइटिस पोर्टल हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। जैसे मैंने जब हार्ट फेलियर बताया था उसमें बताया था कि अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल अफेक्ट हो रहा है तो ये या लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है तो ये कोज कर सकता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी कोज हो सकता है। तो जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा वो मोस्ट कॉमनली लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के बाद ही होता है। तो मान लो इधर अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल भी अफेक्ट हो रहा है या डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल अफेक्ट होता है तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो हार्ट का फंक्शनिंग है उसके में डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम हो जाए। स्पेस कम होगा तो ब्लड को आने के लिए जगह कम मिलेगी, पीछे की तरफ ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एडिमा होती जाएगी। अगर राइट साइड में हो रहा है तो पेरिफेरल एरियाज और जुगुलार वेन डिस्टेंशन ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर लेफ्ट में है तो आपको पल्मोनरी एडिमा और अल्टीमेटली राइट साइडेड हार्ट फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। तो कार्डियक टेम्पोनेट में भी अपन ने देखा था क्या प्रोसेस हुआ था, तो कार्डियक टेम्पोनेट वाली पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा और अल्टीमेटली हार्ट फेलियर भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो पेरिकार्डाइटिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिकार्डाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनेट एंड अल्टीमेटली हार्ट फेलियर। तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में शार्प पियर्सिंग प्लूराइटिक चेस्ट पेन और द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। सेंटर में और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के अंदर आपको शार्प स्टबिंग या पियर्सिंग चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा कि किसी ने जैसे चाकू घुसा दिया हो, इतना शार्प पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पे पेन आपको फील हो सकता है। विच इज़ जनरली मोर इंटेंस व्हेन ब्रीदिंग इन एंड मे रेडिएट टू नेक, आर्म और लेफ्ट शोल्डर। जब आप इनहेल करते हो या जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये पेन और बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे इंस्पिरेशन होता है लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है और वो हार्ट पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के प्रेशर पड़ेगा तो पहले से ही वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से पेन आपको और ज़्यादा हो सकता है। और ये पेन में भी रेडिएट कर सकता है आर्म्स, नेक एंड लेफ्ट साइड के शोल्डर की तरफ। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हार्ट पल्पिटेशन, स्क्रैचिंग, ग्रेटिंग, हाई पिच्ड साउंड। क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे वहाँ पे फ्रिक्शन होना चालू हो जाएगा तो उस फ्रिक्शन की वजह से स्क्रैच साउंड, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करेगा तो स्क्रैच जैसे कुछ रगड़ खा रहा हो, जैसे फ्रिक्शन का साउंड आता है वैसा साउंड आपको ऑस्कल्टेशन के टाइम पे देखने को मिल सकता है। लो ग्रेड फीवर इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। एन ओवरऑल सेंस ऑफ वीकनेस, फटीग एंड और फीलिंग सिक, कफ हो सकता है, एब्डोमिनल और लेग स्वेलिंग जो कि हार्ट फेलियर या हार्ट में के प्रेशर बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली एब्डोमिनल और लेग स्वेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जैसे मैंने बताया ऑस्कल्टेशन करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देंगे, स्क्रैचिंग साउंड, या फिर पल्मोनरी एडिमा बहुत ज़्यादा तो आपको क्रैकल साउंड सुनाई दे सकते हैं। कफ होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को, या डिस्निया बोल सकते हैं, या ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा आपको एडिमा देखने को मिल सकता है। तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में। सीबीसी में आपको इन्फेक्शंस के बारे में पता चल सकता है। चेस्ट एक्सरे में आपको हार्ट एनलार्जमेंट का पता चल सकता है, जैसे मैंने बताया था कार्डियक थोरेसिक इंडेक्स जो थी उससे आपको चेस्ट एक्सरे में पता चल सकता है। ईसीजी में जैसे पीआर सेगमेंट डिप्रेशन, जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। पीआर सेगमेंट, PQRST, ये जो वेव होती है
तो पी आर जो सेगमेंट होता है उसका क्या होगा, डिप्रेशन, ये थोड़ा बिलो हो जाएगा। साथ में एस टी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाएगा, ये एस टी सेगमेंट होता है ये एलिवेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। फ्लैटेंड एंड इन्वर्जन टी वेव, या तो टी वेव बिल्कुल ही फ्लैट होगी या फिर नीचे की साइड आना चालू हो जाएगी उल्टी साइड में। तो ये सब चेंजेस आपको ईसीजी में देखने को मिल सकते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और ट्रोपोनिन, जब भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है हार्ट के अंदर तो आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन और ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी का लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। एंड लास्ट वन इज इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में आपको हार्ट एनलार्जमेंट या कोई भी जो हार्ट की शेप में या साइज में चेंजेज आएंगे वो आपको विजुलाइज हो सकते हैं। तो ये सब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन से अपने को पता चल सकता है कि पेशेंट में क्या हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शंस के लिए, एंटी फंगल इन्फेक्शन के, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल जो भी आप यूज कर सकते हो। जो इन्फेक्शन कोज है या जो अंडरलाइंग कोज है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा एनाल्जेसिक, क्योंकि पेन हो रहा है तो उसकी एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन, अगर इससे भी ठीक नहीं हो तो मॉर्फिन सल्फेट भी अपन यूज कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कोल्चिसिन स्पेशली यूज की जाती है। अगर कुछ पेशेंट्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड से प्रॉब्लम है, नहीं ले रहे तो अपन एनसेड्स यूज कर सकते हैं, जो कि एक्यूट पेन और इन्फ्लामेशन के लिए यूज की जा सकती है। और लेग इडीमा, एब्डोमिनल इडीमा, और अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो उस वॉल्यूम को ट्रीट करने के लिए अपन डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। इस सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के लिए, ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए चीज़ें की जा सकती हैं, इनसे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आपको प्लूरल फ्लूड जो है, प्लूरल कैविटी में जो फ्लूड भर गया है, जैसे अपने कार्डियक टेम्पोनेट में भी बात करी थी कि उस फ्लूड को आपको निकालना ही पड़ेगा, उसी से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। बाकी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो पेरिकार्डियो सेंटेसिस, जैसे मैंने कार्डियक टेम्पोनेट में बताया था कि जैसे थोरासेंटेसिस करते हैं, थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूड भर जाता है तो उसको निकालने के लिए थोरासेंटेसिस किया जाता है। ऐसे ही पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो फ्लूड भर जाता है उसको जब बाहर निकालने के लिए पेरिकार्डियो सेंटेसिस किया जाता है। इसके अंदर अपन एक नीडल पेरिकार्डियल स्पेस में डालते हैं और उसके द्वारा उसको सक करके बाहर फ्लूड निकाल लेते हैं। इसके लिए 3 अप्रोच यूज की जा सकती है, एक स्टर्नम के बगल से, एक 4th इंटरकोस्टल स्पेस से, और एक बिलो द जिप स्टर्नम यानी जो एंड पार्ट होता है उसके नीचे से अपन एंटर करके सिरिंज को। और जो 3 अप्रोच होती है वो तीनों अप्रोच आपको इस डायग्राम में दिख रही है, इनके थ्रू अपन यूज कर सकते हैं कि किस साइड से अपने को फ्लूड को बाहर निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेरिकार्डियोटमी। तो कई बार जब पेरिकार्डियो सेंटेसिस से काम नहीं चलता है, बार बार वहाँ पे फ्लूड भरता जा रहा है, तो अपन पूरी पेरिकार्डियम को ही हटा देते हैं, मतलब बाहर वाली जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसको हटा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे स्पेस ही नहीं बचेगा। उस स्पेस को हटा देंगे तो वहाँ पे, और इससे कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन अपन पेरिकार्डियल डिफ्यूजन कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस यू मे नीड टू हैव सम योर पेरिकार्डियम रिमूव। पेरिकार्डियम को रिमूव किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियोटमी। ए सर्जिकल ओपनिंग मेड इन द पेरिकार्डियल sac in order to drain pericardial fluid exudate if infection is in nature, or blood to relieve tamponade and restore normal cardiac physiology। या फिर a surgical process that entails making an opening in the pericardial sac in order to diagnose penetrating cardiac injury। तो डायग्नोस करने के लिए, उसको हटाने के लिए पेरिकार्डियोटमी अपन यूज करते हैं, जिसमें पेरिकार्डियम को हटाना पड़ता है कि वहाँ पे ज़्यादा फ्लूड ना पड़े और उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ना हो। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कार्डियक फंक्शन में अल्ट्रेशन आएगा, हार्ट फेल भी हो सकता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए अपन पेरिकार्डियोटमी यूज करते हैं। तो गाइस, ये था पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट दैट नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है पेरिकार्डियल स्पेस, उसके अंदर फ्लूड होता है पेरिकार्डियल फ्लूड। तो जब वो ये पेरिकार्डाइटिस होता है तो वहाँ पे उस फ्लूड का अमाउंट बढ़ सकता है, साथ में फाइब्रोसिस हो सकता है या स्कारिंग हो सकता है, जिसकी वजह से एडेसिव भी
हो सकती है, जैसे कि अपन ने क्रोनिक कंडीशन में देखा था इफ्यूजन। 3 कंडीशन यहाँ पे हो सकते हैं। इफ्यूजन हो सकता है एक, तो वहाँ पे रूट का अमाउंट बढ़ सकता है, सेकंड कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, थर्ड एडहेसिव। ये 3 चीज़ें यहाँ पे, 3 कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इफ्यूजन हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ गया तो कार्डियक टैम्पोनेट में कन्वर्ट हो सकता है और अल्टीमेटली कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, या फिर एडेसिव स्कारिंग हो गया तो जो पेरिकार्डियम ले रहे हैं उसके बीच का स्पेस ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की जनरेट हो सकता है और पेन वहाँ पे हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके कोजेज की बात करें तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कोजेज तो इस तरह से हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शियस में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स, अदर कोई भी इन्फेक्शन, और नॉन इन्फेक्शियस में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मिक्सिडीमा है और अदर बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे यूरेमिया। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून कंडीशंस और पोस्ट इंजरीज की वजह से भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे पेशेंट को पोस्ट पेरिकार्डियम हो सकता है। मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पेरिकार्डियो सेंटेसिस किया जाएगा, लेकिन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स, फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स अपन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो। थैंक यू।